दी और हालत नहीं संभल रहे हैं तो केंद्र पर हमले करना। हम वो दल नहीं है, हम सत्ता जब मिलती है तब परिवर्तन करने में विश्वास करते हैं और हमने जो किया है इसका हिसाब किताब देने में विश्वास करते हैं। कोविड के कारण जब 1 साल समाप्त हुआ तब हम सब सोचते थे कि क्या होगा इस बार, जनसंपर्क कैसे करेंगे, जनसंवाद कैसे करेंगे, जनता को हिसाब कैसे देंगे और जनता से इसकी इच्छा कैसे जानेंगे। मगर नड्डा जी ने एक अच्छा रास्ता निकाल दिया। ये मैं आज तीसरी वर्चुअल रैली के अंदर उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, एक अद्भुत प्रयोग, सफल प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब भी जनसंपर्क और जनसंवाद के भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये वर्चुअल रैली के लिए एक चैप्टर जरूर लिखने वाले ने रिजर्व करना पड़ेगा, इसका मुझे विश्वास है। मैं आज जिस प्रकार से बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, 70,000 से ज्यादा एलईडी स्क्रीन लगाए हैं, दुनिया भर के बंगाल के लोगों को जोड़ा है, इनके एसोसिएशनों को जोड़ा है। मैं दिलीप घोष, मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय और उनकी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि आपका ये परिश्रम बंगाल की जनता के साथ जनसंवाद भारतीय जनता पार्टी का जरूर रंग लाएगा। मित्रों, आज मैं जब आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तब मोदी जी की सरकार का 1 साल समाप्त हुआ है। मोदी 2 का 1 साल समाप्त हुआ है, मगर मोदी 2 को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, 1 साल को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 से 2019 में फिर से जनादेश प्राप्त किया और उसका 1 साल समाप्त हुआ। ये 6 साल भारत को हर तरीके से आगे बढ़ाने के 6 साल रहे। ये 6 साल भारत की समस्याओं का समाधान करने के 6 साल रहे हैं। ये 6 साल भारत को दुनिया में सम्मान दिलाने के 6 साल रहे हैं। ये 6 साल 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन लाने के 6 साल रहे हैं और ये 6 साल के अंदर स्केल भी बदला है और स्किल भी बदली है। हर तरीके से नए भारत की रचना की दिशा में हम मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े हैं। जब मोदी जी को नेता चुना गया, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव के नाते संसद के सेंट्रल हॉल में था। मुझे आज भी मोदी जी का पूरा भाषण याद है। उन्होंने भाषण की शुरुआत में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मेरी सरकार जो ऐतिहासिक जनादेश लेकर आई है, वो गरीबों की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, आदिवासियों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। दूसरे दिन अखबारों ने, ढेर सारे अखबारों ने अपने कमेंट्स लिखे थे कि सब ऐसा कहते हैं मगर गरीबों के लिए कुछ नहीं होता। मैं सबको आज कहना चाहता हूं, 6 साल हो गए, पीछे मुड़कर देखिए 60 करोड़ गरीबों के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन लाने का काम पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने सबसे पहले 60 करोड़ गरीबों के घर के पास बैंक अकाउंट नहीं था, उसके घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया और ये जनधन योजना के माध्यम से बैंक अकाउंट पहुंचाया। 31 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए। जब 31 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए, बहुत सारे नेताओं की टिप्पणियां मुझे याद है, राहुल बाबा की भी टिप्पणियां याद है, बैंक क्या अंदर रखोगे क्या। राहुल बाबा, जिसकी दृष्टि वक्र होती है उसको वक्र ही दिखाई पड़ता है। मैं सिर्फ आगे की बात नहीं करता, कोरोना के वक्त मोदी जी ने जो राहत भेजी है वो ही कहना चाहता हूं। 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 53 करोड़ों रुपया मोदी जी ने सीधा डीबीटी के माध्यम से पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, ये पैसा अगर अकाउंट न होता तो हर घर में जनधन अकाउंट खोला, 50 करोड़ भारतीयों के जीवन के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, 50 करोड़ भारतीयों की बीमारी आ जाती है तो ईश्वर ही मालिक होता था। परंतु जब मोदी जी आयुष्मान भारत योजना लेकर आए, 50 करोड़ भारत
नया उजाला आया। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है और मुझे कहते हुए आनंद है, समय के अंदर लगभग 1 करोड़ भारतीयों ने अपने ऑपरेशन इस योजना के माध्यम से सफलता, एक भी पैसे का खर्चा उनको नहीं लगा है। ये बंगाल करता ताली बजा रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, मगर बंगाल को इसका फायदा नहीं मिलता है क्योंकि मोदी जी लोकप्रिय न हो जाए इसके डर से ममता दीदी आयुष्मान भारत योजना को बंगाल पर उतारना नहीं चाहती। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, क्या बंगाल के गरीब का अधिकार नहीं है? क्या बंगाल के गरीब को अपने बूढ़े बाप का छोटे बच्चे की इलाज कराने का अधिकार नहीं है? आयुष्मान भारत योजना से बंगाली क्यों विमुख है? आप राजनीति करने के लिए बहुत सारे मैदान है ममता जी, कोई मैदान आप तय कर दो, कर लेंगे 2-2 हाथ। गरीबों के अधिकार को आप क्यों रोक कर बैठे? बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये सरकार बंगाल के गरीबों के अधिकार को रोक कर बैठी। हम किसानों को पैसा भेजना चाहते हैं, किसानों की सूची नहीं मिलती। हम गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख तक स्वास्थ्य का खर्चा देना चाहते हैं। आयुष्मान भारत योजना बंगाल के अंदर नहीं होती। किस प्रकार की व्यवस्था आप कर? राजनीति की भी एक हद होती है और आप हमें कह रही है हम राजनीति कर रहे हैं। देश भर ने आयुष्मान भारत योजना स्वीकार ली, अंत में अरविंद केजरीवाल जी ने भी स्वीकार ली, मगर ममता दीदी आप क्यों नहीं स्वीकार रही हो? बंगाल पूछना चाहती है और मैं भी पूछना चाहता हूं, मगर मैं बंगाल वालों को आश्वस्त करना चाहता हूं, चुनाव समाप्त होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के शपथ के 1 ही मिनट के बाद आयुष्मान भारत योजना वहां पर लागू होगी। देश के अंदर गरीब के लिए गैस सिलेंडर एक स्वप्न था। गरीब मां, गरीब महिला, गरीब बच्ची टहनियां कंडा जलाकर अपने खाना पकाती थी, धुएं से त्रस्त हो जाती थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजा और 8 करोड़ घरों को धुएं से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि 8 करोड़ माताओं का आशीर्वाद आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है। देश के 70 साल के बाद 20,000 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली ही नहीं थी। 2.5 करोड़ से ज्यादा घर ऐसे थे जहां लालटेन जलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने दर्द को समझा कि 70 साल हो गए, लोकतंत्र के मायने ही क्या रह जाते थे जब 70 साल के बाद भी कोई गांव में बिजली न हो, घर के अंदर बिजली का बल्ब न लगे। मोदी जी ने योजना बनाई, सौभाग्य योजना। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में मुफ्त बिजली का कनेक्शन पहुंचा। जरा अंधेरों को भी घर से बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश 2.5 करोड़ परिवार ऐसे जिन्होंने पहली बार बिजली देखी है। 10 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके घर में शौचालय नहीं थे। महिला हमेशा, घर की माताएं, बहनें, बच्चियां हमेशा शर्मसार होती थी। ये 10 करोड़ घरों के अंदर शौचालय पहुंचाकर ये महिलाओं को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने किया है। 2.5 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास घर नहीं था, अभी भी कुछ लोग हैं, मगर मोदी जी ने संकल्प किया है कि 2022 के पहले को भारत के नागरिक को हम एक पक्का घर देने का काम समाप्त कर देंगे। ये अभियान के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 करोड़ लोगों को, 15 लाख लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को घर दिया। बंगाल के अंदर 15 लाख लोगों को घर दिया। बंगाल के अंदर 82 लाख लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया। 3.5 लाख लोगों को बंगाल के अंदर बिजली दी और 3.5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए हैं। ममता जी, हमारा आप हिसाब मांगती हो, मैं तो हिसाब लेकर आया हूं। आप कल जरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपके 10 साल का हिसाब दीजिएगा और ध्यान से दीजिएगा, कहीं बम धमाकों की संख्या मत बता दीजिएगा, बंद फैक्ट्रियों की संख्या मत बता दीजिएगा।
भाजपा के मार दिए कार्यकर्ताओं की संख्या मत बता दीजिएगा, हिसाब लाना है तो विकास का लेकर आइए ममता दी। मैं आपको कहता हूं कल आप हिसाब लेकर आइए। गौरव मोदी जी ने दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम किया। एक साथ 100 से ज्यादा उपग्रह छोड़ने वाला दुनिया में सर्वप्रथम राष्ट्र भारत बना। जीएसटी, इतने बड़े लोकतंत्र के अंदर 130 करोड़ की जनसंख्या और इतने बड़े आकार के अंदर 30 से ज्यादा राज्यों के यूनिट के अंदर जीएसटी को सर्वसहमति के साथ लगाकर दुनिया का सबसे बड़ा बिक्री कर सुधार भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। एक जमाना था जब यूपीए की सरकार यहां पर चलती थी, और यूपीए की सरकार चलती थी तब पाकिस्तान से हर रोज हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। दिल्ली के दरबार में कोई उफ तक नहीं करता था, माथे पर जूं नहीं रहती थी। आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को 2014 में अधिकार दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उरी और पुलवामा में आतंकवादियों ने हमला किया, मगर इस बार थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान घर में घुसकर अपने जवानों के खून का बदला लेकर अपने नर बांकुरे वीर बांकुरे वापिस, और दुनिया भर के अंदर एक संदेश भेजा कि भारत के जवानों का खून सस्ता नहीं है। अगर कोई हमारे जवानों के साथ छेड़खानी करेगा तो उसको परिणाम होंगे। और मित्रों, इससे एक आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश गया है। और दूसरा टर्म शुरू होते ही 70 साल से कई मुद्दे ऐसे थे जिनको कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। वो मुद्दे देश की एकता और अखंडता के साथ जुड़े थे, देश की सुरक्षा थे। देश का हर नागरिक, और बंगाल का तो हर नागरिक विशेषकर चाहता था कि कश्मीर के अंदर धारा और 35A को हटा दिया जाए, क्योंकि बंगाल के ही नेता थे, बंगाल के ही सुपुत्र थे जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कश्मीर में 370 के आंदोलन के लिए कश्मीर की भूमि पर दिया। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव है कि हमारी पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कश्मीर के लिए कश्मीर की भूमि पर बलिदान दिया था। और कार्यकर्ता बना 14 साल की उम्र से, तब से नारे लगाते थे हम लोग कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। मगर एक कसक रह जाती थी, दिल में एक दर्द रह जाता था, ये धारा 370 और 35 है, तब तक कश्मीर हमारा नहीं है। और मित्रों, मोदी जी ने अगस्त महीने में 2019 में संसद के अंदर बिल पारित कराया और धारा 370 और 35A को उखाड़ कर फेंक दिया। फिर भारत माता का मुकुट बनी बना। हमेशा के लिए कश्मीर के साथ भारत का जुड़ाव करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं मानता हूं, जब भी देश की एकता और अखंडता के लिए कुछ भी लिखा जाएगा, मोदी जी का एकदम भूरी भूरी प्रशंसा के साथ किसी भी को ही लिखना पड़ेगा कि धारा 370 और 35A को हटाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देश के करोड़ कि जहां श्री राम का जन्म हुआ वहां भव्य राम मंदिर बने, सब लोग चाहते थे। कई 150 साल पुराना केस समाप्त नहीं होता था। कांग्रेस सरकार की नीति थी केस को लटकाए रखो, तुष्टीकरण की राजनीति करते रहो, मसलों को उलझाते रहो, दंगे होते रहते हो। मोदी सरकार आई, सटीक आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखे गए, इनाम आया, और मोदी जी ने अभी गत ही लोकसभा के सेशन के अंदर, लोकसभा के अंदर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट की रचना की घोषणा कर राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त कर दिया। और कुछ ही महीनों में आसमान को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर, जहां श्री राम का जन्म हुआ था, उसी भूमि पर हम देख पाएंगे। मैं मानता हूं न केवल देश के बाहर रहने वाले करोड़ों लोगों के मन की नरेंद्र मोदी जी ने परवान चढ़ाया है। 3 तलाक का मामला था, फिर तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, करोड़ों मुस्लिम माताओं
बहनों को न्याय होता रहा, सालों तक अन्याय होता रहा, इसको छूने की कोई हिम्मत नहीं करता था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था शाहबानू के केस में, सरकार ने आदेश को पलटा, कानून लाए और ट्रिपल तलाक को चालू रखा। मोदी सरकार ने मुस्लिम माताओं और बहनों को अपना अधिकार देने का कदम उठाया और ट्रिपल तलाक को तलाक देकर संविधान के बाहर करने का। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो हमारी राजनीति के अंदर, देश के लोकतंत्र के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने सालों तक नहीं की। मोदी जी ने एक झटके में ये किया है। और मैं बंगाल के लोगों को कहना चाहता हूं कि इतना ही बड़ा कदम है फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट। विभाजन के बाद करोड़ों लोग पड़ोसी देश से आए, शरणार्थी आए, 70 साल से वो वैसे ही रहते रहे, कोई कानूनी अधिकार नहीं, कोई पहचान नहीं, अपने ही देश में वो निराश्रित बनकर रहे। वहां तो परेशान होते ही थे, यहां पर भी परेशान हुए। अपनी सरकारों ने भी उनकी सुध नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार आई, इसने करोड़ों शरणार्थी जो आए थे उनको सम्मान देने का भारत का वादा जो सन 47 में किया गया था उसको 2019 में पूरा किया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए और वो शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार दिया। मैंने ममता जी का चेहरा उस दिन देखा था, गुस्से से लाल, नाम देने की, बोलने की तमीज भी नहीं रही थी। मैंने इतना गुस्से किसी व्यक्ति को कभी नहीं देखा। विरोध करेंगे, एड़ी चोटी का विरोध करेंगे, संसद में भी किया, रोड पर भी किया, रैलियां निकाली। मैं ममता दीदी को आज इतना पूछना चाहता हूं कि मतुआ समाज के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये नामशूद्रों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बांग्लादेश से जो बंगाली भाई आए हैं उन्होंने आपका क्या, उनको नागरिकता मिले इसका आप क्यों विरोध कर रही हो? उनको सम्मान मिले उसका आप क्यों विरोध कर रही हो? ये बंगाल की जनता जानना चाहती है। उन्होंने स्पष्टता करनी चाहिए बंगाल की जनता के सामने कि जो शरणार्थी आए हैं उनको हम नागरिकता देने का विरोध कर रहे हैं, इसके ये कारण है। और मैं ममता जी को कहना चाहता हूं कि आप सीएए का विरोध कर रही है, जब मतपेटियां देख लेना कि बंगाल की जनता को, बंगाल की जनता आपको राजनीतिक शरणार्थी बनाने वाली है। सीएए का विरोध आपको बहुत महंगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कई ऐसे फैसले लिए जो नहीं लिए गए थे। महात्मा गांधी ने कहा था, सरदार पटेल ने कहा था, राजेंद्र बाबू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मगर ये कांग्रेस कभी उनको नागरिकता देना नहीं चाहती थी। हमने मित्रों 60 करोड़ गरीबों को आवास, बिजली, शौचालय, बैंक खाते देने के साथ साथ अब एक ही कमी रह गई थी कि उनको शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता था। मैं गुजरात से आता हूं। पहले 80 के दशक में गुजरात के कई क्षेत्रों में फ्लोराइड हुआ करता था, आज तो नहीं है। जल संचय अभियान मोदी जी ने चलाया और गुजरात के अंदर फ्लोराइड निकल गया है। परंतु उस वक्त मैंने देखा था